नमस्कार दोस्तों। कर्मभूमि एवं हस्ताक्षर के मंच से मैं प्रीति अज्ञात अपनी साथी नीरजा भटनागर एवं पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आज हम यहाँ गांधी एक विचारधारा कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर हमारे साथ बेहद महत्वपूर्ण गांधीवादी लेखक एवं विचारक जुड़े हैं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, वे हैं सर्व सेवा संघ सेवाग्राम वर्धा महाराष्ट्र के प्रबंध ट्रस्टी आदरणीय अशोक कुमार शरण जी। विशिष्ट वक्ताओं में आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जो कि गांधीवादी विचारक एवं कर्मवीर के प्रधान संपादक हैं। आपके पास पत्रकारिता का गहन अनुभव है एवं पिछले 32 वर्षों से आप सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हैं। धन्यवाद। आदरणीय अवधेश पांडे जी भी हैं। आप गांधीवादी लेखक, चिंतक एवं विचारक हैं। आप गांधी विचार को वैज्ञानिकता के आधार पर समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय नीरज कृष्ण जी भी हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कि गांधी दर्शन का खूब अध्ययन किया है एवं गांधी और गांधीवाद पर निरंतर लेखन कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मैं हमारे साथियों एवं सभी दर्शकों को आमंत्रित अतिथियों के विस्तृत परिचय से अवगत कराती जाऊंगी। साथियों, महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा जाए या क्या क्या ना कहा जाए। जहां से बात शुरू करते हैं वहीं लगता है कि अरे, इससे पहले भी तो कितना कुछ है उनके बारे में कहने को, और जहां पर खत्म करते हैं तो लगता है कि कितना कुछ छूट गया बताने को। इसलिए ज्यादा पशुपेश में पढ़ने से बचने के लिए मैं अपने ही लेख की कुछ लाइनें आपके साथ विनम्रता पूर्वक शेयर करूंगी, जो कि आज ही के हस्ताक्षर के एडिटोरियल की हैं। कैसी विडंबना है कि जिस व्यक्ति की जयंती सारी दुनिया अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है, उनकी मृत्यु हिंसात्मक तरीके से हुई। यह गांधी जी की हत्या नहीं थी, यह उस विचार, उस सिद्धांत की हत्या का कुत्सित प्रयास भी था जिसे गांधी जी ने अपने जीवन का मूल आधार बनाया था। उनके हत्यारों ने भले ही एक निर्जीव देह को देख उस समय उत्सव मना लिया हो, लेकिन वे हमारे बापू को नहीं मार सके। यदि वे 3 गोली नहीं लगती तो शायद गांधी जी बाद में किसी रोग या अन्य प्राकृतिक कारण से स्वर्ग सिधार जाते। लेकिन जिस तरह उनकी हत्या हुई, उसने अहिंसावाद को और भी अधिक गहरे से रेखांकित कर दिया। कारण स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे बापू, उनका अस्तित्व केवल मोहनदास करमचंद गांधी तक ही सीमित नहीं था। वे अपने विचारों के साथ आज भी जन जन में बसे हैं। जैसे देह के निष्प्राण होने के पश्चात अजर अमर आत्मा जीवित रहती है, वैसे ही गांधी जी भी हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। हर सच्चे भारतीय की रग में उनके सत्य का राग प्रवाहित होता है, उनकी अहिंसा की रागिनी धड़कती है। गांधी सदैव प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि वे व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण विचारधारा है। गांधी और उनका गांधीवाद बुलेट प्रूफ है। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सर्वप्रथम मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक कुमार शरण जी से आप सबका परिचय कराना चाहूंगी। आप बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, इन जगहों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व निदेशक रहे हैं। गांधी जी के आदर्शों एवं उनके रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित अग्रणी संस्था गांधी स्मारक निधि के सचिव पद पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, महिला बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों की सहायता हेतु हेल्पलाइन पानीपत, हरियाणा के भी पूर्व निदेशक रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने पंजाब हरियाणा खादी मंडल में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। आप गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति राजघाट, नई दिल्ली के सचिव भी रहे हैं।
खादी, ग्रामोद्योग, गांधी विचार आदि विषयों पर सर अनवरत लेखन कार्य भी कर रहे हैं। सर सामाजिक कार्यकर्ता हैं तथा लायंस क्लब एवं अन्य सामाजिक संगठनों के लिए सेवा कार्य में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आप समाज में शांति, सद्भावना के लिए प्रचार, प्रसार और रैली आदि के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे महानुभाव, ऐसी हस्ती आदरणीय शरण जी की उपस्थिति से यह मंच गौरवान्वित हुआ है। सर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हुए मैं आपको स्वागत है सर और हमारे इस कार्यक्रम गांधी एक विचारधारा में सादर आमंत्रित करती हूँ। आपके उद्बोधन को सुनने के लिए हम सब अधीर हैं। स्वागत है सर आपका। आवाज नहीं मिल रही प्रीति जी। सर आपका अनम्यूट कर लीजिए। कर्म भूमि ने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और सबसे बड़ी बात प्रीति जी ने जो अभी परिचय दे रही थी गांधी जी के बारे में, तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा वो जानती हैं और जो सार्थक रूप से उन्होंने पेश किया है गांधी विचार को, वो एक बहुत अच्छा सकारात्मक पहलू है। आपने जिस तरीके से वक्ताओं को जोड़ा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाठक जी और नीरज जी और जो भी यहाँ पर हमारे साथ वक्ता हैं, उन्होंने भी, उनको जो आपने जो विषय भी रखा है वो विषय भी ऐसा है कि उसमें पूरा गांधी का विचार समाहित हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी वक्ताओं को, मेरे मित्रों को सुनने का मौका मिलेगा तो उससे मुझे लाभ भी होगा। मुझे एक बात और भी लग रही है कि कर्म भूमि ने हमें बोलने के लिए तो कहा है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा भी खींची है, और वो लक्ष्मण रेखा है कि हम धर्म और राजनीति के ऊपर कुछ ज़्यादा ना कहें। और पर ऐसा लगता है प्रीति जी और मेरे सभी साथी कि गांधी तो शख्सियत ऐसी है कि उसने न केवल हमारे देश को, पूरे विश्व को राजनीतिक रूप से झकझोर दिया था अपने समय में, और जो उनकी विचारधारा थी उसको बहुत महत्व दिया गया है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि गांधी विचार को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। मैं अगर गांधी जी के बचपन की बात कहूँ, बचपन गांधी का नाम मोनिया था, बचपन में उनको मोनिया कहते थे। और ये जो गांधी विचार है, कहते हैं ना कि जैसे शिवाजी थे तो शिवाजी ने बचपन में ही किले को भेदना सीख लिया था। गांधी जी ने बचपन में ही सत्य, अहिंसा क्या है वो वैसा ही व्यवहार करते थे। बचपन में भी शरारती थे, सीधे साधे थे लेकिन शरारती थे। पेड़ पे चढ़ जाना, आम तोड़ना, ये करना, वो सब करना। और उनके पिता और माता नाराज होते थे कहीं गिर न जाए, चोट न लग जाए। एक दिन उनके भाई ने उनको देख लिया, उसको पकड़ के खींच के नीचे गिराया, पेड़ से खींच लिया और एक धौल भी उसको जमा दिया। वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया और कहने लगे, माँ मुझे भाई ने मारा है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटे ये बच्चे हैं, तुम लोग भाई हो, तो उसने मारा तुम भी मार दो। तो नाराज होकर कहता है, माँ तू मुझे मारने के लिए सिखा रही है, तू उसको क्यों नहीं कहती, भाई को कहो कि मुझे ना मारे, वो क्यों मारता है, आप मुझे मारना सिखा रही, मैं नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। तो ये बचपन में मोनिया ने जो ये सब चीजें सीखी थी, जो उसके संस्कार थे, वो बड़े होने के बाद भी वैसे ही रहे गांधी जी के संस्कार। उन्होंने मारना नहीं सिखाया, उन्होंने मरना सिखाया। और जो उस समय के जो नौजवान थे, जो क्रांतिकारी थे, वो तो मारना जानते थे, छिप के मारे, सामने होके मारे, अंग्रेजों को जैसे भी मारे, और हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते थे। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, और उन्होंने जो मरने का जो बीड़ा उठाया और समाज में और लोगों के बीच में जो मरने का
मरने का जो सीख दी उन्होंने, उससे समाज में, लोगों में जो अंग्रेजों की लाठियों के मार खाने का भय था, वो निर्भय किया। सबसे बड़ी बात जो उनकी आज़ादी में करी, वो लोगों को निर्भय बनाया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो गांधी जी की सीख थी, ये बहुत बड़ी सीख थी और इससे देश का जो अहिंसक आंदोलन आंदोलन था, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। और गांधी जी के विचार ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और जैसे सभी महानुभावों के साथ होता है, वैसा उनके साथ भी हुआ। ईसा मसीह थे, उनको भी सूली पे लटकाया गया। सुकरात थे, सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। और किस लिए दिया गया? इसीलिए कि उन्होंने अपनी बात कही। उसके ऊपर राजतंत्र ने यही आरोप लगाया कि आप युवाओं को भड़का रहे हैं, आप जो हमें देवी देवता हैं उनको नहीं मानते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो ऐसी ही बातें गांधी के लिए भी हुई हैं, जैसे उन महानुभावों के लिए हुई है। और गांधी कोई अपना सिद्धांत उन्होंने अलग से नहीं किया कि भाई ये मेरा सिद्धांत है और इसको सभी माने। गांधी तो व्यक्तित्व से और स्वभाव से धर्मभीरू थे। वो कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, गर्व के साथ कहते थे, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ और मेरा इसमें विश्वास है। लेकिन मेरा ये धर्म जो है मुझे सहिष्णुता सिखाता है। ये किसी धर्म का विरोध करना मुझे नहीं सिखाता। और सर्व धर्म संभाव, ये मेरी सीख है, ये सनातन धर्म की सीख है। इसीलिए मैं किसी का विरोध नहीं करूँगा, किसी धर्म से नफरत नहीं करूँगा। और यही वजह है कि उन्होंने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया। चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी थे, सभी को धर्म तो उन्होंने एकदम खत्म ही कर दिया था। धार्मिक भेदभाव जो है वो उन्होंने समाप्त कर दिया। पर हमारे जो कट्टरवादी हिंदू थे, उनको ये बात पसंद नहीं आती थी। उनको ये बात पसंद नहीं आती थी, इसलिए वो उनका विरोध करते थे। गांधी जी जब आज़ादी के समय में थे, आज़ादी से पहले, तो उनके ऊपर 5 बार उनको मारने के प्रयास किए गए। 1 बार पंचगनी में, 2 बार पुणे में, 1 बार सेवाग्राम में, वर्धा में। ये उनके ऊपर हमले हुए थे और आज़ादी के बाद भी उनके ऊपर 2 हमले हुए। आखिरी हमले में तो वो चल बसे, लेकिन उससे 1 हफ्ते पहले और वहीं पर उसी जगह पर, जिसको बिरला हाउस बोलते हैं, आजकल गांधी स्मृति कहते हैं, बलिदान स्थल जो है गांधी जी का, वहां पर बम फेंका गया था। बम यह है कि दीवार के पास ही जाके फट गया और वहां तक, प्रार्थना सभा तक वो नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके 1 हफ्ते के बाद जो है फिर उनका अंत हो गया। जैसा आपने भी इशारा किया प्रीति जी ने कि उनको मारने वाले हम ही लोग थे, हमारे ही साथी थे। और उनके मरने के बाद उनकी मृत्यु पर जो भी जश्न मनाया गया हो या जो भी कुछ है, तो समाज में सभी तरीके के लोग हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और जो भी है समाज में, वो हमें भी सहना है और सभी को भी सहना है। गांधी जी का जो विचार था, उसमें उन्होंने जो प्रमुख भूमिका थी उनकी, उनका ये कहना था कि अंग्रेजों के जाने से आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं मानता हूँ। अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर काले अंग्रेज आ जाएंगे, मतलब जो इंडियंस हैं वो फिर राज करने लगेंगे। मेरा कहना है कि जब तक लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक वास्तविक आज़ादी आने वाली नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और जो उनका ग्राम स्वराज्य का जो उन्होंने स्वरूप रखा, ग्राम स्वराज्य का जो उनका सपना था, गांव में लोगों को रोजगार मिले, ये उनका सपना था।
कि अगर हमारे देश के लोग स्वावलंबी हो जाएंगे तो हमारी आज़ादी अपने आप आ जाएगी और फिर कोई भी रहे। तो ये उनका मतलब था। उसके लिए उन्होंने कोशिश भी करते रहे, आजीवन कोशिश करते रहे, आज़ादी के आंदोलन के समय में भी और उसके बाद भी। स्वावलंबन में उनको कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनका सबसे बड़ा हथियार था खादी। खादी के माध्यम से उन्होंने चरखे के माध्यम से पूरे देश को जगाया और ग्रामोद्योगों के माध्यम से भी। और इसके साथ साथ जब उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया तो उनको डॉक्टर अंबेडकर का उनका विरोध भी सहना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि आप जो ये कह रहे हैं गांव में जो ग्रामोद्योग है वो क्योंकि परिपक्व है और पारिवारिक रूप से हस्तांतरण होते रहते हैं तो ये थोड़ा इसमें जाति प्रथा का भी भाव हो जाता है। जैसे जो चमड़े का काम करता है वो करेगा, जो तेल का काम करता है वो करेगा, इस तरीके से अन्य ग्रामोद्योग हैं। तो गांधी जी ने इस विषय पे चिंतन किया और बाद में जाके उन्होंने इस विचारधारा को बदला कि नहीं, कोई भी जो काम करेगा वो काम करना चाहिए लेकिन गांवों का विकास होना चाहिए। इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ही ये जो हमारी नींव पड़ी थी स्वराज्य की वो उसी आधार पे पड़ी थी। गांधी जी की एक बात और है, जो उनका जो मुख्य हथियार था वो था सत्याग्रह, अंग्रेजों से आजादी का। और सत्याग्रह के बारे में सभी लोग जानते हैं। गांधी जी ने लगभग प्रमुख रूप से 15-16 सत्याग्रह जो है वो किए हैं। 3-4 जो है दक्षिण अफ्रीका में और 1915 में भारत में आने के बाद जो उनके सत्याग्रह रहे हैं 10-12 सत्याग्रह वो प्रमुख है, सभी लोग जानते हैं। बारडोली में, अहमदाबाद में, चंपारण का सत्याग्रह, तो ऐसे सत्याग्रह उन्होंने किए। और सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों में गांधी के प्रति भय पैदा हो गया कि ये निहत्था आदमी है, इसके पास कोई गोली बारूद बंदूक कुछ भी नहीं है और इनके साथ जो लाखों की भीड़ चलती है, हजारों में नहीं लाखों में जो भीड़ चलती है, उनसे वो डरे हुए थे, अंग्रेज उनसे डरे हुए थे। तो ये जो सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखा, देश को आजाद कराने में जो उन्होंने भूमिका निभाई है वो अपने आप में अविस्मरणीय है। गांधी की प्रासंगिकता के ऊपर तो हमारे साथी बोलेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गांधी की मान्यता देखिए कितनी थी। कम से कम पूरे विश्व में 300 से ज्यादा डाक टिकट गांधी जी के ऊपर छपे हैं। 70 से अधिक देशों में गांधी जी के स्टैचू हैं। 10 पोस्ट कार्ड विदेशों में उनके बने हैं। और इसी प्रकार से और भी कई चीजें हैं जो गांधी जी के नाम पर विदेशों में है। गांधी जी कभी अमेरिका नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा स्टैचू अमेरिका में है गांधी जी के। और जो गांधी जी पर विदेश में जो सबसे पहला डाक टिकट बना था, प्रकाशित किया गया था, वो भी अमेरिका ने किया था। तो गांधी जी की मान्यता बहुत बड़ी है। और यूनाइटेड नेशन ने भी गांधी जी के ऊपर एक डाक टिकट 2009 में जारी किया। इसके बाद अगर हम आते हैं कि गांधी जी की आज की, गांधी विचार की आज की स्थिति क्या है, तो देश में एक बात है कि देश में गांधी जी के जाने के बाद 2 प्रमुख संस्थाएं बनी। एक तो बनी सर्व सेवा संघ, जैसे साबरमती में आश्रम है, साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, उसी प्रकार 1933 में तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय फिर वो छोड़ा कि जब तक देश आजाद नहीं होगा मैं इस आश्रम में नहीं आऊंगा। और उसके बाद 34, 35, 36 तक वो देश में घूमते रहे और 35 में वो वर्धा में आ गए। और वर्धा में आने के बाद 36 में उन्होंने ये सेवाग्राम का आश्रम बनाया जहां मृत्यु पर्यंत वो रहे। उस आश्रम की अपनी जीवनी है, जैसे साबरमती आश्रम में थी, जो उन्होंने वहां पे प्रयास किए वो आश्रम का लाइफ, वैसा ही उन्होंने सेवाग्राम में किया।
आज के जो गांधी विचार निष्ठ लोग हैं, मतलब जो गांधी जी की संस्थाओं में हैं और जो गांधी विचार को मानने वाले बिना गांधी जी की संस्थाओं में जो देश में लोग हैं, जैसे आप सभी लोग हैं, तो वो लोग सभी लोग मिलके गांधी विचार को, सत्य और अहिंसा को फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी अभी की बात है कि हमने मतलब सर्व सेवा संघ ने और गांधी स्मारक निधि ने सब लोगों ने मिलके 21 सितंबर से विश्व शांति दिवस 21 सितंबर से विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर तक पद यात्रा कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र गीता की नगरी है और वहां से लेकर राजघाट तक 2 अक्टूबर को ये यात्रा कल समाप्त हो जाएगी वहां पर। इसमें पद यात्रा में ऐसे ऐसे लोग हैं, उसमें कश्मीर के हमारे भाई है, कश्मीर की लड़की है जो चेन्नई में पढ़ती है पर इस यात्रा में शामिल हो गई है। केरल की एक महिला है जिन्होंने 25 साल तक कश्मीर में काम किया है, वो हमारे साथ है। नितिन है जो 46 देशों में पदयात्रा कर चुके हैं और उनकी पदयात्रा चल रही है। अभी जो कुरुक्षेत्र से राजघाट तक है वहां पे वो 5 साल की उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे सभी लोग हमारे साथ हैं और हम लोग जब पदयात्रा के माध्यम से समाज में मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो गांधी के प्रति उनकी निष्ठा है और गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार को वो मानने वाले हैं। एक बात मैं अंत में और भी बताना चाहूंगा कि सर्व सेवा संघ सेवाग्राम ने गांधी विचार के ऊपर और उनके विचारों को मानते हुए समाज में जो भी काम हो रहा है उसके लिए इस साल से 2021 से 1 लाख पुरस्कार की घोषणा करी है। तो मेरे सभी साथी जो भी सुन रहे हैं और जो भी वक्ता है, लेखक भी है, पत्रकार भी हैं, आप लोगों की जानकारी में यदि देश में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप परिचय, बायोडाटा वो देना चाहें तो आप सर्व सेवा संघ में भेज सकते हैं। तो हम लोग इस चुनाव प्रक्रिया में है। नवंबर और दिसंबर तक हम लोग इसकी वेट कर रहे हैं, सब कलेक्ट कर रहे हैं और एक फिर ज्यूरी का गठन करेंगे जिसमें रिटायर्ड जस्टिस वगैरह होंगे, वे फिर उनका सिलेक्शन करेंगे और 2021 का पुरस्कार हम लोग 2022 को देंगे। कर्मभूमि ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मुझे लगता है कि गांधी विचार प्रासंगिक है देश में और विश्व में, उसकी गति निर्बाध रूप से इसी तरह बढ़ती रहेगी। जी धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद सर। आपने ये जो आखिर में बताया एक वर्धा आपकी संस्था के पुरस्कार के लिए, तो हमारे जो आज के 3 अतिथि हैं वो तीनों ही बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं इस संदर्भ में। तो मुझे लगता है कि वो तीनों को तो मैं चाहूंगी कि इसके लिए जरूर अपना भेजें। मैं उनका बायोडाटा देख रही थी और इतना काम किया हुआ है कि आश्चर्य होता है कि कोई कैसे इतना सारा कर लेता है। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से बाकी लोगों को भी पहुंचेगा और सभी अपनी एंट्री जरूर भेजेंगे। आपने गांधी जी के बचपन को लेकर जो रोचक संस्मरण सुनाया, मुझे भी गांधी जी की एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं कि मैं मारने के लिए तैयार रहूं। तो ये जो नींव थी संस्कार की, उनमें बचपन से ही पड़ गई थी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले विशिष्ट वक्ता हैं मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में रसायन विज्ञान के व्याख्याता आदरणीय अवधेश पांडे जी। आप गांधीवादी लेखक, चिंतक एवं विचारक हैं। गांधी जी की 150वीं जयंती पर आपने सोशल मीडिया में 150 लेख लिखे हैं। मैं उनको निरंतर पढ़ती आ रही हूँ और उनसे काफी प्रभावित हुई हूँ। अवधेश जी की अभिरुचि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार और वैज्ञानिक लेख लिखना सम्मिलित है। आप गांधीवादी विचारधारा पर कई वर्षों से गहन अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी बताया था कि आप गांधी विचार को वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज अवधेश जी वर्तमान समय में गांधी जी की प्रासंगिकता पर अपना वक्तव्य देंगे।
इस मंच पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। माइक अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम कर्मभूमि अहमदाबाद और हस्ताक्षर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को अपने हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया। आदरणीय हमारे भाई डॉक्टर राकेश पाठक जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं ही, और उन्हें आज ऑनलाइन कार्यक्रम में मेरा उनसे पहली बार इस तरह का मैं मुखातिब हो रहा हूं। मैं आप सभी सम्मानित लोगों का अभिवादन करता हूं, और जैसा कि आपने कहा कि गांधी विचार की वैज्ञानिक व्याख्या जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा 7-8 साल पहले लगा, और मैं अपने शिक्षा विभाग में 30 साल से हूं। 30 साल में क्या कारण था कि 7-8 साल बाद मेरे जैसे अनेकों गांधीवादी पैदा हो गए। तो मुझे इस बारे में फिर अध्ययन करने की जरूरत यूं पड़ी कि आखिर ऐसी वजह क्या है। तो इसलिए मैं जब कभी कोई जवाब नहीं मिलता तो मैं साइंस में घुसता हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं एक नई व्याख्या के साथ कि आप किसी भी विषय पर गांधी जी के पूरे संपूर्ण कृतित्व को जो मैं देख रहा हूं वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। जबकि भारत में जो गांधी जी का वास्तविक रूप है वो अब लोगों के सामने आया है। गांधी जी की हत्या के बाद भी क्या है ये भारत को मालूम नहीं था। जैसे हम धरती का अध्ययन जब ही कर सके जब हम अंतरिक्ष में पहुंचे। जब तक अंतरिक्ष में आदमी नहीं पहुंचा धरती का अध्ययन शुरू नहीं हुआ था। गांधी जी पर भी फोकस जब पड़ा जब पूरे विश्व की निगाहें उन पर गई। अब पूरे विश्व की निगाहें क्यों गई? जैसा अभी आपने कहा कि गांधी जी अमेरिका कभी नहीं गई, लेकिन अमेरिका में गांधी जी की क्यों छाप है? हम कह रहे हैं अमेरिका छोड़िए, जिन लोगों ने अपने को गुलाम बनाया वो हमारे गुलाम हो गए। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो, गांधी जी का जो अंतिम समय था 1946-47 वो उनका पूर्ण रूप निखर कर आ गया था, और उस समय ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड की सरकार भी उनके सामने बौनी पड़ गई। जैसे मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। गांधी जी जब नोआखाली में थे तो नोआखाली में उनके साथ कोई किसी प्रकार की, आप सभी लोग जानते हैं नोआखाली मिशन पर उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं थी, और उन्होंने कह दिया था पंडित नेहरू से और सरदार पटेल से कि अगर मेरी सुरक्षा करने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि आप मेरे अहिंसा प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। ये मेरे लिए घड़ी है कि अब मैं अपने आप को इस हिंसा की भट्टी में झोंक रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरी अहिंसा सही है। और जब वो नोआखाली पहुंचे तो नोआखाली का जो दृश्य था वो बिल्कुल वैसा था जैसे आज हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं। वो भी तालिबानी समाज ही था जहां गांधी गए, और जाने के बाद उन्होंने जो बोला वो आज हम सबको सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके बुलाने से यहाँ आया नहीं हूं, और न आपके न चाहने के बाद भी मैं जाऊंगा नहीं। मेरी ये अहिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और वे बतलाते हैं कि जितना मैं अंदर घुसता गया उतना मुझे ये लगा कि ये मेरी प्रयोगशाला है जहां मेरे अहिंसा के सिद्धांत का वैलिडेशन होना है, वैलिडिटी होनी है। तो इसलिए मैंने हर चीज को एक वैज्ञानिक माहौल देने की कोशिश की है।
मैं नहीं जानता कि मैं कितना सफल हूं या नहीं हूं। प्रयास कर रहे हैं। हम 7-8 सालों में ही गांधीवादी बने और उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जब गांधी का चारों ओर से कुप्रचार हुआ तो आप देखिए, अगर आप पूरे भारत की लिस्ट निकालेंगे तो 2013 के बाद ऐसे ऐसे लोग मंच पर आए हैं। जैसे मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता हूं, मैं कोई मेरी रुचि नहीं थी 2013 से पहले, लेकिन हाँ ये भी सही है कि मैं दक्षिणपंथी कभी नहीं रहा, पैदाइशी भी नहीं रहा, जो भी माहौल रहा हो, लेकिन रहा लिबरल। लेकिन जब बाद में मेरा 2013 के बाद मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो साइंस का एक नियम है। मैं आपको हर चीज यहाँ पर कोशिश करूंगा, मेरा पहला प्रयास है, और आप लोग मुझे अगर कोई गलती हो तो माफ करें, कि जैसे हमारे रसायन विज्ञान में एक नियम है कि जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम को, साम्यावस्था को बिगाड़ते हैं, तो साम्य अपने आप ऑटोमेटिकली अपनी सही डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, जब तक कि वो पूरी तरह से स्थापित न हो जाए। यानी अब आप समझ सकते हैं कि गांधी के खिलाफ जो कुप्रचार चला, उस कुप्रचार ने कुप्रचार वालों को ही निगल लिया। आज स्थिति यह है कि जब हम 2013 में लिखते थे, हमें कोई नहीं जानता था। अब हम कहीं जाते हैं अपरिचित जगह भी, तो लोग कहते हैं अरे साहब, हमने आप लिखते बहुत अच्छा हो, और हम कमेंट नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हो। तो ये भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि लोग पढ़ रहे हैं। 2013 से पहले कहां पढ़ते थे? तो इसलिए कुप्रचार भी गांधी जी का जितना हुआ उतना वो निखर के आ गए। बल्कि मैं अगर मुझसे कोई कहे तो मैं इस समय को, ये 6-7 साल के जो समय है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये समय गांधी के लिए, गांधी चाहते थे कि ऐसा ही समय आएगा, जितना समाज में कुप्रचार होगा उतना मैं निखर कर आऊंगा। जहां तक गांधी जी की प्रासंगिकता का सवाल है, तो ये प्रासंगिकता अपने देश में उतनी नहीं आ रही जितनी और देशों में आ रही है। अगर आप 2011-12 का आप वाकया देखें, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा, स्कूल में हिंसा हो गई और कई बच्चों को अंधाधुंध गोली बमबारी में मार दिया गया। बराक ओबामा टीवी पर आते हैं और वे कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ 2 मिनट तक रोते रहते हैं, पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय उन्होंने, बराक ओबामा ने कहा कि आज मुझे गांधी विशेष रूप से याद आ रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देश को तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया, कहां पहुंचा दिया। आप जैसे हम श्री अशोक शरण जी को सुन रहे थे, सेवाग्राम से जुड़े हैं। सेवाग्राम में भी गांधी जी की एक पट्टिका लगी हुई है और उसमें उन्होंने लिखा है, यानी ये आज की दौड़ के बारे में लिखा है जिस पर पश्चिमी देश दौड़ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से पतंगा उजाले के चारों ओर मंडराता है, ठीक उसी प्रकार हम ये जो आधुनिक विकास है इसकी ओर दौड़ रहे हैं। मैं लोगों को सिर्फ समझा सकता हूं, इतना पक्का है कि मैं कभी इस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होऊंगा। यानी एक तरह से वो अमेरिका को भी, पश्चिमी देशों को भी उत्तर दे रहे हैं कि आप अगर अंधी दौड़ में शामिल होंगे तो आप खुद ही खाई में गिरेंगे। दुर्भाग्य से ये है कि हमने गांधी को समझा ही नहीं, न हमने खादी का मतलब समझा, न ग्रामोद्योग का मतलब समझा। हम गांधी को क्या समझते हैं कि ये एक पुरातन पंथी है, विकास के विरोधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ही एक जगह पढ़ा है कि गांधी जी कहते हैं कि मैं गरीबी का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। गरीबी आदमी का बहुत बड़ा अपमान करती है, इतना अपमान कोई नहीं करता जितना गरीबी करती है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि हर आदमी, इतना इन्फ्लुएंस हो उसका, इतना प्रभाव हो कि हर आदमी संपन्न हो। यानी लेकिन अगर वो संपन्नता मुट्ठी पर हाथों में केंद्रित रहेगी तो वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। यानी स्वर्ग, वे चाहते थे
एक कहावत के रूप में कि हर आदमी स्वर्ग में सीढ़ी लगाए, अगर वो सीढ़ी चंद लोग लगाएंगे तो वो सीढ़ी मेरे किसी मतलब की नहीं है। इसका मतलब है कि वे चाहते थे कि हमारे जो कुछ हम विकास को ले जाते हैं उसे अंतिम पंक्ति में मौजूद व्यक्ति के सामने ले जाएं। 1946-47 में जो मैंने जैसा कि आपसे कहा, जब देश आजाद हुआ तो एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि माउंटबेटन से जाकर कहो कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल वो ही होंगे। हालांकि बगल में एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है और जिन्ना वहां के गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। जब पत्रकारों ने गांधी से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों, जब जिन्ना वहां पर बन सकते हैं तो यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन क्यों बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसका गहरा अर्थ है, इसका गहरा अर्थ है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि संबंध बदल सकते हैं। कल तक जो हमारा शासक था वो आज हमारा सेवक बनकर हमारी सेवा करेगा, और माउंटबेटन ने ये स्वीकार किया है। उन्होंने हमारा सेवक के रूप में काम करना स्वीकार किया है। जब इंग्लैंड के सम्राट के पास ये खबर पहुंची तो इंग्लैंड के सम्राट ने माउंटबेटन से कहा कि आप इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लें। भारत में जितने भी खद्दरधारी हैं उनमें अकेले गांधी ऐसे हैं जो मौलिक है। यानी मैं बिल्कुल क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, अभी नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने सभी को अमौलिक कहा था। जितने भी खद्दरधारी हैं वो सब अमौलिक हैं, सिर्फ गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मौलिक हैं, और वो जो कह रहे हैं तो उनकी बात मानिए। और बाद में नेहरू ने भी इस बात को डिफाइन किया कि दरअसल बापू इसलिए माउंटबेटन को बनाना चाहते थे क्योंकि बापू का ये मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर एक देवी अंश मौजूद है, जरूरत उस देवी अंश को उभारने की है। और बापू के हाथों में इतना वात्सल्य था कि वो भारत माता की लौ को लंबे समय तक अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। भारत में कई हाथ ऐसे भी हैं जो इस ज्वाला को बुझा देना चाहते हैं, लेकिन गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी इस दीपक को जलाए रखा, और जब उन्हें लगा कि मेरी बाती कमजोर पड़ रही है तो उन्होंने अपनी जान दे करके भारत की एकता के लिए अपने आप को झोंक दिया। इसलिए गांधी की आज हम प्रासंगिकता की जो चर्चा करते हैं वो अपने आप में बेमानी है। जयप्रकाश नारायण ने बॉम्बे में एक बार कहा था कि देखिए, गांधी की प्रासंगिकता की पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, वो इतिहास में दर्ज है, हम और आप चाहकर भी उसे हटा नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते। लेकिन जब तक हम इस प्रकार से सेमिनार हॉल में बैठकर गांधी पर चर्चा कर रहे होंगे, हम खुद अप्रासंगिक हो चुके होंगे। इसलिए गांधी, मैं तो कहता हूं 21वीं सदी, अभी 22वीं सदी में और रिसर्च होंगे, आगे आने वाले समय में 25वीं सदी में, 26वीं सदी में गांधी निखर के आते जाएंगे, और दुनिया ये देखेगी कि गांधी का मतलब क्या था। जो हमने उनके अर्थ लगा रखे थे वो सारे अर्थ अब उनकी नई नई व्याख्या आ रही है। अभी मैंने एक जगह किताब में पढ़ा कि जब वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए आधी धोती पहनकर, तो इंग्लैंड के अधिकांश समाचार पत्रों ने उनकी हंसी उड़ाई थी, और जब वो पहुंचे वहां उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। मेजबान इंग्लैंड ने जो मेजबानी की थी वहां भी वे नहीं रुके। मुझे पूरा नाम याद आ रहा है, शायद डैनियल मोस्टर कोई उनकी मित्र थी, उसके यहाँ जाकर रुके, और जो पत्रकार उनकी हंसी उड़ा रहे थे, दूसरे दिन वो सारे पत्रकार लाइन से उनका इंटरव्यू लेने के लिए खड़े थे, और गांधी ने उनसे कहा कि मेरी आधी धोती
इंग्लैंड के पूरे साम्राज्य के लिए पहेली है। मैं आप लोगों के सामने एक पहेली छोड़ जा रहा हूं, आप इसको सुलझाइए। आपकी समझ में नहीं आएगी कि मेरी आधी धोती क्यों है। मैं यहां इंग्लैंड के राजा से ये कहने आया हूं कि आप जरा सा इंग्लैंड, हमारे एक प्रांत के बराबर जो इंग्लैंड है, उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरे विश्व को अगर गुलाम बनाना पड़ रहा है, तो अगर भारत ऐसी प्रवृत्ति रखे तो हमें शायद दूसरे ग्रहों पर जाकर के अपना उपनिवेश स्थापित करना होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि इंग्लैंड अपनी आवश्यकताएं सीमित करे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, मैं यहाँ सुनने के लिए आया हूँ। और मुझे आप प्रीति अग्रवाल जी ने जो मुझे मौका दिया, जैन मैडम ने, उनके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैं आप सभी से अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बिल्कुल त्रुटि का सवाल ही नहीं है, बल्कि हम लोग तो सीख रहे हैं, खासतौर से कर्मभूमि के हम सभी लोग आप लोगों को सुनकर बहुत सी नई बातें जान रहे हैं, रोचक बातें जान रहे हैं। और गांधी जी की जो प्रासंगिकता है वो तो निश्चित रूप से कभी भी खत्म नहीं होगी। बापू का वो भारत जहाँ पे कि सर्वधर्म संभाव सबके हृदय में था, जहाँ सब बराबर थे, वो तो हमेशा ही रहने वाला है। हो सकता है कभी कभी इसका नूर थोड़ा सा हमको कम दिखाई देने लगे, लेकिन जो है वो हमेशा के लिए रहेगा ही। दोस्तों, हमारे अगले विशिष्ट वक्ता हैं आदरणीय नीरज कृष्ण जी। आप पेशे से पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं कानून का अध्ययन किया है तथा साइबर लॉ में दक्षता हासिल की है। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार विषय में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से डॉक्टरेट भी किया है। लेकिन वकालत के बाहर भी नीरज जी की अपनी लेखन की एक विशाल दुनिया है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अपनी मातृभाषा भोजपुरी में संपूर्ण अनुवाद किया है। चाणक्य स्कूल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के मुखपत्र राजनीति चाणक्य में कई वर्षों से नियमित संपादकीय सहयोग कर रहे हैं। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में व्यक्ति विशेष, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवस एवं सामाजिक कुरीतियों पर निरंतर आपके लेख प्रकाशित होते हैं। मानवाधिकार हनन पर एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है, जिसमें कि महिला हिंसा उन्मूलन और मानवाधिकार हनन पर आपका आलेख और एक संक्षिप्त शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुका है। और मुझे बताते हुए बेहद हर्ष का अनुभव हो रहा है कि नीरज जी हमारी पत्रिका हस्ताक्षर में भी पिछले कई वर्षों से स्तंभकार हैं। इसमें आप समसामयिक विषयों पर आधारित स्तंभ जो दिल कहे एवं धरोहर में लिख रहे हैं। बहुत शानदार लिखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक जगह लिखा था कि मेरा जो नकारात्मक पहलू है वो ये है कि मैं एक जगह कहीं टिक कर नहीं रहता। तो मैं तो कहूँगी अच्छी बात है, क्योंकि इसी कारण आप एक रजिस्टर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। और जितना शानदार लेखन है उनका, उतनी ही नायब फोटोग्राफी भी। और इतना सब होने के बाद इन सब के साथ भी गांधी जी पर भी आपका बहुत अच्छा अध्ययन है। बहुत पढ़ते हैं, बहुत बताते हैं, बहुत सुना है मैंने उनसे। और उन्होंने लगभग 2 दर्जन के करीब लेख भी लिखे हैं गांधी जी पर। आपका खूब खूब स्वागत और अभिनंदन नीरज जी। नीरज जी आप हैं? मेरे ख्याल से काफी देर पहले डिस्कनेक्ट हो गए हैं प्रीति जी। नीरज जी नहीं है, एक सेकंड में। हेलो, प्रीति दिखाई नहीं दे हाँ, अब नया आ गए। नीरज जी, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है? बिल्कुल जी। सर्वप्रथम बापू को प्रणाम। और आप तीनों वरिष्ठ गांधीयन विचारक को के सामने मैं तुच्छ हूँ, कुछ बोलना नहीं। अरे हम लोग वरिष्ठ नहीं है सर, हम लोग बालक हैं आपके सामने। सर पाठक सर, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आपसे मुलाकात एक बार दिल्ली में हो चुकी है। और अरे वाह सर। ये मुलाकात हम लोगों की हुई है 91-2 में। ओहो, मंडल मूवमेंट के दौरान आपसे मेरी मुलाकात हुई है। और अब मैंने अभी जब आपको यहाँ देखा है तो हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कभी हम बात करेंगे इस संदर्भ में सर। और कर्मभूमि को और प्रीति जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।
यहाँ गांधी इतना बृहद विषय है कि इन पे कहाँ से शुरू किया जाए बड़ा मुश्किल है कहना, और कहाँ अंत किया जाए। मैं गांधी को विदेह मानता हूँ। विदेह तो मेरे ही यहाँ के हैं, जनक, बिहार के हैं जनक, तो मैं विदेह मानता हूँ। और इसलिए गांधी अमर हो गए। मर के भी वो नहीं मर पा रहे हैं। ठीक है, किसी ने उन्हें मारा, लेकिन चिता से जो गांधी उठा वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसको आप मिटा नहीं पाए। गुरु नानक ने एक पंक्ति कही है बड़ी अच्छी, थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ देखकर। नानक जीवितिया मरी रहिए, ऐसा जोगु कमाइए। तो इसका अर्थ है कि जो संत होता है, महात्मा होता है, योगी होता है, वह जीते जी मर जाता है। वहीं पे कबीर कह रहे हैं, जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोय, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। अर्थात कि जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने अहंकार को मार लेता है वो अमर हो जाता है। और गांधी जी जीवन भर यही किए, यही कहे कि सत्य को साधक के रजकर्ण के समान विनम्र होना चाहिए। गांधी ने बहुत विनम्रता की बात की है। और हम सबों ने, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, कोई पंथी हो, धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, हनुमान चालीसा जरूर सुना होगा। पढ़े नहीं भी होंगे तो सुने होंगे। और उसकी पहली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार। ये अपने अंदर झांकने की कितनी बड़ी मंत्र है कि हम लोग कभी इसके सार पे, हम लोग एक रूटीन की तरह पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने इस पे एक सर आर्टिकल लिखी थी, लगभग 2500-3000 हजार शब्दों की है। उसको कोई छापने को तैयार नहीं होता है, बोलता है कौन ये सब तुम लिखते हो। क्योंकि मैं लॉ फील्ड का आदमी हूँ, मैं एकदम घूम गया धर्म की तरफ। गीता पे काम कर रहे हैं, रामायण पे काम कर रहे हैं। एनीवे, गांधी जी के बारे में एक तो गांधी जी रस्म अदायगी की चीज हो चुके हैं हमारे यहाँ। कोई गुरेज नहीं है इसको कहने और स्वीकार करने में। जनवरी में एक बार याद कर लेते हैं हम उनको, एक बार 2 अक्टूबर को याद कर लेते हैं। इसके बाद फिर गांधी से हमको सबसे ज्यादा डर हमको गांधी से लगता है, क्योंकि गांधी हमारे भीतर है। उसको हम झांकना इसलिए भीतर नहीं झांकना चाहते क्योंकि गांधी बोलने लगेगा। गांधी जी जब भारत आए, उन्होंने महसूस भारत को घूमा खूब। उन्होंने महसूस कर लिया कि हम असलहों के बल पे युद्ध नहीं जीत पाएंगे अंग्रेजों से, और न मेरे पास फुल टाइमर कोई क्रांतिकारी है, क्योंकि हम एकदम एग्रीकल्चर बेस्ड पे हैं। 6 महीना में वो वापस चला जाएगा खेती करने, तो ये लड़ेगा कौन। तो गांधी ने प्रयोग करना शुरू किया। गांधी ने 17 प्रयोग किया। अभी सर शरण सर ने कहा 15-16, वो एग्जैक्ट 17 उनका अभिनव प्रयोग है। 17 प्रयोग किए और गांधी ने वो कुछ भी नया नहीं किया, सब तो पुराना ही था, उसको उन्होंने रीटच किया। मैं बिहार का हूं और गांधी मोहनदास को हमने महात्मा बनाया है। बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने उनको महात्मा बना दिया। हमने उनको लाठी दे दिया। लाठी देके हमने उनको कहा कि तुमको हम पूरी जनता भारत की सौंप दे रहे हैं। और देखिए गांधी की खूबसूरती, वो उतना ही विनम्र हो गया। गांधी लाठी तो अस्त्र था और गांधी विनम्र हो गया। गांधी को याद करने के पहले हमको सबसे पहले याद करना चाहिए बतख मियाँ को। पता नहीं अवधेश सर, बतख मियाँ के बारे में तो आप जानते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जितने लोगों से पूछते हैं बतख मियाँ तो कहते हैं कि हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। अगर गांधी बतख मियाँ नहीं होता तो गांधी आज नहीं जिंदा होते, तो मारे जा चुके थे। तो मैं थोड़ा जहर मिलाया गया था उनको। और इरविन मियाँ उसको अंग्रेजों से मिलके वो जहर पिलवाना चाह रहा था दूध के माध्यम से। और बतख को इसलिए चुना गया था कि कॉम्युनल वायलेंस हो जाए भारत में, हिंदू मुस्लिम हो जाए। बतख ने कहा कि नहीं ये तो हमसे होगा नहीं, और उसने वो गिलास पलट दिया और बिल्ली मर गई। दुर्भाग्य है कि बतख मियाँ उसके बाद बहुत मार खाया, जेल गया, जो हुआ। आजादी के बाद जब राजेंद्र बाबू 50 में मोतिहारी आए
बतख मियाँ को खोजने, पर उन्होंने बतख मियाँ को खोजा, काफी खोजने के बाद बतख मियाँ जब मिले तो मालूम है बड़े गरीबी की स्थिति में, तो उन्होंने कुछ एकड़ जमीन बतख मियाँ को दिलवा दिया और ये आजाद भारत में उसे जमीन दे के उसे कब्जा नहीं दिया और वो 57 मर भी गया आदमी। आज बतख मियाँ के नाम पे सिर्फ एक रेलवे स्टेशन का द्वार है और कुछ नहीं है। वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान टाना भगत का है बिहार से, जो गांधी को सुनने के लिए 600 किलोमीटर पैदल चला गया कलकत्ता, और उसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में। हमने एक जो विषय आज चुना इस जगह पे लाने के लिए, गांधी जी ने लंगोटी क्यों पहना और कब पहना। हमने बहुत छोटा सा, सब कोई जानता है, महात्मा का भी उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है। तो गांधी फिल्म में जो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो एक रेलवे ब्रिज के नीचे गांधी जी पानी पीने के लिए वो झुके हैं और एक सामने बहुत कम वस्त्र में एक महिला है, थोड़ा संकोच करे तो गांधी ने अपना वो साफा खोल के, साफा गांधी जी का 5 मीटर का था, वो साफा वो दे दिए और वो महिला ओढ़ ली है। वो जो सीन है वो मेरे गांव का है, मैं उसी गांव का हूँ जहाँ पे सोन नदी बहती है, और वो ये मिथ्या है। आप लोग को तो मालूम होगा सर, लेकिन जो जनरल हमारे श्रोता है उनको जानकारी नहीं होगी। हम लोग यही जान रहे होंगे, हम भी यही जानते थे। 84 में हमने गांधी देखा तो हम भी यही जानते थे, फिर हमने खोजा तो गांधी जी धोती, गांधी जी, हम बहुत कम समय लेंगे सर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आप लोग को सुनना है हमको। गांधी जी जब मदुरई गए 20 सितंबर 1921 को, तो वहाँ अकाल पड़ा हुआ था। कोलार जगह है कोई, खुलना के किसानों ने बहुत इनका विरोध किया था। गांधी जी उस समय तक विदेशी कपड़ा का होली जलाने के लिए कह चुके थे, लेकिन गांधी से जो लोग मिलने आ रहे थे वो अपने फॉर्मल ड्रेस में थे। गांधी थोड़ा नाराज हो रहे थे। लोगों ने कहा कि अब कहाँ से, कुछ गरीब किसानों ने कहा कि मैं कहाँ से धोती लाऊं, और खादी मिलता नहीं है, खादी मिल रहा है उतना प्रोडक्शन नहीं है, अगर मिल भी रहा है तो वो खादी इतना महंगा है, हम कहाँ से हम पहनेंगे, हम नहीं परचेज कर सकते हैं। गांधी जी बहुत ग्लानि में आए और वो उन्होंने तब तय किया कि अब हम लंगोटी में आएंगे। गांधी जी जैसा साहसी व्यक्ति धरती पे कोई नहीं होगा, और उनको लंगोटी में आने के लिए 4 दिन रिहर्सल करना पड़ा। उनको हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम सामने जाएं, जनता क्या सोचेगी, इसका मैसेज क्या जाएगा। उनके जो एडवाइजर्स भी थे वो लोग को भी ये सूट नहीं कर रहा था। हालांकि फिर उन्होंने निर्णय किया कि मैं 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक लंगोटी में रहूंगा, और गांधी 23 सितंबर 1921 को पहली बार मदुरा में सार्वजनिक मंच पे लंगोटी में आए। उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने जनता से, पब्लिक से रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भाई कपड़ा अपना बनाया हुआ प्रयोग करें। उस समय मौलाना साहब थे, मौलाना साहब भी काफी प्रभावित हुए, तो उन्होंने भी अपने वस्त्र में कटौती किया, हाफ शर्ट कर लिए, पैजामा छोड़ के लुंगी में आ गए। तो इस तरह गांधी लंगोटी का कॉन्सेप्ट उनका यही है। और इसके बाद हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हमारा बस पर्पस इतना ही था। बाकी हम पाठक साहब को सुनना है हमको, और इसलिए हम यहाँ, हालांकि हमको अवधेश सर से उम्मीद थी कि थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे,
हमने इसलिए हमने कह दिया था कि हम 3 से 4 मिनट लेंगे, वो लोग खूब टाइम फ्रेम दीजिए, पूरा अपना बोले, क्योंकि यहाँ सीखना है। हम तो लॉ फैकल्टी के आदमी है, हमारे फील्ड का नहीं है, लेकिन गांधी को इतना बोला जा रहा है उसके खिलाफ में, अंत में गांधी पे लिखना शुरू करना पड़ा। अब लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमारा इतना ही था कि मैं गांधी लंगोटी क्यों पहने, यही जो श्रोता हमारे हैं वो जान ले। बाकी तो गांधी अभी जाना शेष है। अभी आपने कहा अवधेश सर में कि 2025वीं सदी में अभी 1000 साल तक रिसर्च होगा गांधी पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या बात। अभी गांधी इतनी जल्दी गांधी नहीं खत्म होगा, जल्दी नहीं आएगा। बहुत अच्छा। मैं भाई इतना ही कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। बिल्कुल, गांधी तो सदा अमर रहेंगे, आपने सही कहा। और आपने सच में बहुत ही रोचक जानकारी दी है। वो धोती वाली बात और जहर देने वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता थी, तो ज्ञानवर्धन के लिए भी आपका आभार। और आप और बोल सकते थे नीरज भाई, ऐसा नहीं है। नहीं, और लोग बोले। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आज के अंतिम लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट वक्ता आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप गांधीवादी विचारक एवं कर्मवीर के प्रधान संपादक हैं। आपके पास, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, कि बहुत गहन अनुभव है पत्रकारिता का, 32 वर्षों का है। आप नई दुनिया, नव भारत, नव प्रभात, प्रदेश टुडे के संपादक रहे हैं। आपने डेटलाइन इंडिया न्यूज पोर्टल, उसके भी प्रधान संपादक के तौर पर कार्य किया है। DNN न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ भी रहे हैं आप। साथ ही सांध्य समाचार, स्वदेश आचरण, लोक गाथा जैसे कई अखबारों में आपने अपने दायित्व का कुशलता से निर्वाह किया है। सर की 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कि यूरोप का यात्रा वृतांत, काली चिड़ियों के देश में जिसका नाम है। दूसरा इनका एक काव्य संग्रह, कविता संग्रह है, बसंत के पहले दिन से पहले। और मध्य प्रदेश की स्वातंत्र्योत्तर हिंदी पत्रकारिता का इतिहास, इस नाम से भी आपकी एक साझा शोध पुस्तक है। सर को कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आपको आपकी कविता संग्रह पर राष्ट्रीय स्तर का हेमंत स्मृति कविता सम्मान प्राप्त हुआ है। मधुबन संस्था भोपाल का राष्ट्रीय श्रेष्ठ कला आचार्य अलंकरण, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, सत्यनारायण श्रीवास्तव स्मृति राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान, और लोकतांत्रिक मूल्यों की पैरोकारी के लिए तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान एवं राज भारद्वाज पत्रकारिता पुरस्कार में प्रमुख हैं। आप पत्रकारिता, खेल जगत एवं समाज सेवा से जुड़ी कई संस्थाओं के प्रमुख पदों पर भी रह चुके हैं। सर का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि दरअसल सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, कुछ भी नहीं है। सर इतना काम किया है कि मुझे लगता नहीं कि मैं सारा समेट पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर ने राष्ट्रपति की आधिकारिक लाओस कंबोडिया यात्रा में भी रिपोर्टिंग की है। कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की रिपोर्टिंग आपने की है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी भागीदारी रही है। और एक बहुत ही, जिसमें कि मुझे बहुत उत्सुक हुई मैं इसको जानने को, कि सर ने चंबल की दस्यु समस्या पर विशेष अध्ययन और लेखन किया है, तथा कई इनामी डकैतों के आत्मसमर्पण में प्रेरक की भूमिका भी निभाई है। सर, आपकी उपस्थिति से यह मंच गौरवान्वित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सर का जो आज का वक्तव्य है वह है अभय गांधी, निर्भय गांधी। हार्दिक अभिनंदन करते हुए सर मैं आपको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, मुझे बहुत महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय मंच पर अपनी बात साझा करने का अवसर आप दे रहे हैं। हमने अशोक जी को सुना, आदरणीय नीरज जी को सुना, अवधेश मेरे अनुज समान हैं, ग्वालियर के ही हैं, और आप सबको सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी बातें गांधी जी को लेकर करूंगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं इस मंच से, इस भारत भूमि से, और साबरमती में इस वक्त मैं हूँ, प्रीति ने शायद नहीं बताया अभी, मैं भी 2 घंटे पहले ही आया हूँ, और संयोग से मेरे रुकने का जो इंतजाम है वो ठीक आश्रम के सामने एक होटल है। मुझे रोमांच हो रहा था जब मैं आश्रम के सामने से निकला, तो अगले 2-3 दिन मैं यहाँ रहूंगा। और मैं जीवन में पहली बार साबरमती आया हूँ, वर्धा तो मैं रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन माफी मुझे ये मांगनी है कि मैं उस शहर से आया हूँ जहां से पिस्तौल गई थी दिल्ली,
इसलिए मैं इस देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि उसमें ग्वालियर शहर से आया हूं। ये देश मुझे क्षमा करे कि वो पिस्तौल जो गांधी जी की जीवन लीला समाप्त करने में इस्तेमाल हुई वो ग्वालियर से गई थी। एक और दुर्योग ग्वालियर के साथ जुड़ा हुआ है कि नाथूराम गॉडसे का मंदिर कुछ साल पहले उसकी मूर्ति स्थापित कर दी थी ग्वालियर में कुछ लोगों ने। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, उस वक्त मैंने और अवधेश जी ने, हम सब लोगों ने बहुत उसके खिलाफ आवाज उठाई और अंततः 2-3 दिन में, दूसरे तीसरे दिन गॉडसे की वो मूर्ति जब्त कर ली गई और अब थाने के माल खाने में धूल खा रही है। और गांधी की इस पवित्र भूमि में प्रीति जो कुछ कर रही है, दरअसल में आप सबको मालूम है इस वक्त श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया श्रद्धया क्रियेति इति श्राद्ध, यानी श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी काम श्राद्ध ही है। और इस श्राद्ध पक्ष में गांधी को याद करना इस ऑनलाइन मंच के जरिए, वो ब्राह्मणों को खाना खिलाने और कौओं को दाना पानी खिलाने से बहुत बड़ा और बहुत पवित्र श्राद्ध है जो प्रीति जी कर रही है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। मेरा विषय प्रीति जी ने निर्धारित किया, अभय गांधी, निर्भय गांधी। तो मैं संक्षेप में छोटे छोटे वाकयात के साथ, छोटी छोटी घटनाओं के साथ बातचीत करूंगा। और आप सब लोग मुझसे ज्यादा गांधी के बारे में जानते हैं। मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ, गांधी पथ का एक पथिक हूँ। और आज के दिन की शुरुआत भी मेरी बड़ी पवित्र हुई थी। मैंने फेसबुक पर लिखा, कुछ लोगों ने, साथियों ने, प्रीति जी ने देखा ही है, भोपाल का जो विमानतल है हमारा राजा भोज एयरपोर्ट, मुझे नहीं मालूम और किसी एयरपोर्ट पर इस तरह का कोई इंतजाम है। वहां एक कोने में गांधी जी की एक पूरी झांकी लगाई गई है। उनके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की तस्वीरें हैं। बहुत बड़ा चरखा वहां पे लकड़ी का बना हुआ रखा है। उनके कोट्स हैं, साउथ अफ्रीका की फोटो है बैरिस्टर्स के साथ, उनकी अपने लॉयर्स के साथ। तो मैंने उस तस्वीर को साझा किया था सुबह फेसबुक पर गांधी मार्ग के पथिक के नाते। और वहां से चलकर मैं गांधी की इस पवित्र भूमि में आया हूं जहां यहाँ मेरे सामने 13 साल वे रहे हैं। अभय गांधी, निर्भय गांधी की बात हम करें तो पहले हमें यह जानना होगा कि गांधी खुद सचमुच में अभय थे क्या। पहले आप उनकी आत्मकथा जब पढ़ेंगे या उनके बारे में, उनके जीवन पर लिखी हुई किताबें आप पढ़ेंगे, फातिमा मीर की किताबें मोहन से महात्मा, जो कि आमतौर पर उनके जन्म से दक्षिण अफ्रीका तक के प्रवास की है, उसमें भी ये लिखा है। और हर जगह गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि वे बहुत ही डरपोक बालक थे बचपन में। और उनकी कद काठी बहुत दुबले पतले थे, बहुत कमजोर थे। जब उनका स्कूल में दाखिला पोरबंदर में करा दिया गया तो रास्ते में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी तंदुरुस्ती का, उनकी कद काठी का, कि इतने दुबले हैं वे, सीकिया पहलवान कहकर उन्हें चढ़ाया जाता था। तो गांधी अपने घर से स्कूल तक दौड़ते हुए जाते थे ताकि रास्ते में आसपास के लोग, मित्र लोग, या स्कूल में जो सुनना पड़ेगा सुनेंगे, लेकिन बाजार में कोई उनकी खिल्ली ना उड़ाए उनकी कद काठी की। तो वे अभय नहीं थे, बचपन में डरते थे चीजों से। उन्हें घर में अकेलेपन से डर लगता था। पहली मंजिल पर जिस घर में वे रहते थे, जहां जन्म हुआ उनका, जब वे बड़े हुए तो रात के समय अंधेरे में उन्हें डर लगता था। एक ऐसा आदमी जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को डराने वाला था, इतना अभय हो जाने वाला था कि निर्भयता अभयता का पर्याय हो जाने वाला था, वो अपनी युवावस्था तक डरता था। एक बार उनके मित्र लोग उन्हें वैश्यालय के पास ले गए, वे वहां भी डरकर भाग आए। इसी तरह इंग्लैंड की उनकी कई घटनाएं हैं। और ये प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी, अभी वो मौन से ही बने थे। इसलिए ये उम्मीद करना कि वे चीजों से नहीं डरेंगे, गलत से नहीं डरेंगे, गलत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। और जनरल स्मट्स ने, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका का जो उस वक्त सर्वे सर्वा था, उसने कहा कि आपने हमें मोहनदास सौंपा था, हमें इसको महात्मा बनाकर वापस कर रहे हैं। वो प्रक्रिया दरअसल में निर्भय होने की शुरू हुई उनकी अफ्रीका से। वे तो वकालत करने गए थे दादा अब्दुल्ला के लिए, मुकदमे लड़ रहे थे। कई बार यह सवाल पूछा गया है, बहुत सारे विचारकों ने पूछा है, बहुत सारी किताबों में सवाल आया है, खुद गांधी से पूछा गया, उनके आत्मकथा लिखने वालों ने,
कि अगर उस दिन आपको ट्रेन में से धक्के देकर नहीं निकाला जाता, बाहर नहीं पटका जाता, तो क्या सचमुच में मोहनदास महात्मा बनने की राह पर बढ़ता? क्या सचमुच मोहनदास करमचंद गांधी जो एक बैरिस्टर था, उसे हिंदुस्तान के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार जो अफ्रीका में हो रहे थे वो दिखाई देते? एक विडंबना ये भी है नीरज सर कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई भारतीयों की लड़ी, लेकिन शुरू के दौर में वे अफ्रीका में जो काले अश्वेत लोगों के खिलाफ अन्याय अत्याचार हो रहा था उसको लेकर वे उतने सतर्क नहीं थे, न उसके प्रति इतने निष्ठावान थे। लेकिन गांधी एक दिन में नहीं बनता कोई, इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। मोन्या से मनु, मनु से मोहन, मोहनदास से मोहनदास करमचंद, और वहां से जब महात्मा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसका बीजारोपण अफ्रीका में ही हुआ। बहुत सारी घटनाएं जो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जिस तरह वो प्रमाणित होती हैं चीजें और जिससे हम सीखते हैं। जनरल स्मर्ट्स ने लिखा कि मैं जब भी गांधी के साथ मेरी वार्ता होनी होती थी, मैं सुबह से पूरी तैयारी करता था, सूट बूट में कस के तैयार रहता था कि मैं जरा भी ढीला नहीं होऊंगा इस आदमी के सामने, ये बहुत आता है इस तरह से और मैं इसके ऊपर हावी रहूंगा। लेकिन जब मोहनदास करमचंद गांधी उसके दफ्तर में पहुंचते थे, वे जिस तरह बात करते थे, उसके बाद जनरल स्मर्ट्स ने लिखा कि मैं पूरी तैयारी के बावजूद कितना भी सोचकर बैठा होता हूं कि मैं इस पर हावी हो जाऊंगा, लेकिन यह व्यक्ति अपनी विनम्रता, सादगी और तार्किकता से मुझे निरुत्तर कर देता है। हर बार जब ये मेरे दफ्तर से बाहर जाता है, मेरे मन में इसके लिए एक पायदान और अधिक सम्मान बढ़ जाता है। ये निर्भय बनने की प्रक्रिया थी कि हिंदुस्तान से गया हुआ युवक, कितनी उम्र थी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते वक्त, हम और आप अपनी जिंदगी में उस उम्र में किस स्थिति में थे, कितना सोच पाते थे? क्या हम अपने शहर में, अपने शहर के टीआई, थानेदार, कलेक्टर, एसपी के गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े हो पा रहे थे? लेकिन हिंदुस्तान से गया हुआ एक वकील, एक बैरिस्टर, उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के नुमाइंदे जनरल स्मर्ट्स के दफ्तर में बैठकर अपनी विनम्रता से, अपनी सादगी से और तार्किकता से, वे हमेशा तर्क के साथ अपनी बात करते थे और जब वे अभय होकर अपनी बात करते थे, उसी का परिणाम हुआ कि जिस जनरल स्मर्ट्स ने गांधी जी को अनेक बार जेल भेजा, जेल में अफ्रीका में उन्हें काम दिया गया कि जैसे कैदियों को काम दिए जाते हैं, किसी को पत्थर तोड़ने का, किसी को कुछ और, गांधी जी ने चर्मकार का काम लिया, जूते बनाने का, चप्पलें, सैंडल बनाने का काम चुना और गांधी जी ने वहां एक सैंडल बनाया। जब अफ्रीका से वे लौट रहे थे तो जनरल स्मर्ट्स को भेंट करके आए कि ये मैंने आपके लिए जूते बनाए, सैंडल थे बेसिकली। जनरल स्मर्ट्स उन्हें रखे रहा। वर्षों बाद गांधी जी के जन्मदिन पर जनरल स्मर्ट्स ने अफ्रीका से एक डिब्बे में बंद करके पानी के जहाज से वो हिंदुस्तान भेजा और इस चिट्ठी के साथ कि मिस्टर गांधी, मैंने अपने जीवन में कई बार कोशिश की कि मैं इन सैंडल में, इन जूतों में अपने पैर रख सकूं, लेकिन मैं अपने पैरों को और खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मोहनदास करमचंद गांधी के हाथ से बनाए हुए जूते में मेरा पैर रखा जा सके। वो जूते आज भी संग्रहालय में भारत में सुरक्षित है, सैंडल। दक्षिण अफ्रीका से वे भारत आ गए। 1915 तक कोई नहीं जानता था कि, भले जनरल स्मर्ट्स ने कहा कि आपने मोहनदास भेज दिया था हमें, हमने महात्मा बनाकर आपको वापस दिया है, लेकिन महात्मा बनने की बाकी प्रक्रिया भारत में पूरी होनी थी और उनकी अभयता की, उनके निर्भय होने के, यहाँ कई चुनौतियां उनके सामने आनी थी। जैसा नीरज सर ने जिक्र किया, नील के जो किसान थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात थी, वे खुद अभय नहीं हुए। जो सबसे बड़ा काम महात्मा गांधी ने इस देश को और इस मानवता को दिया है, वो उन्होंने इस भारत भूमि के लोगों को, जो सदियों से दमित थे, शोषित थे, गुलाम थे, उनमें जो अभय होने का भाव पैदा किया, वही सबसे बड़ा योगदान है। वे अकेले खुद अभय नहीं हुए, वे अकेले निर्भय नहीं हुए। उन्होंने चंपारण के किसानों को, नील के किसानों को अभय होने का काम और हौसला सौंपा। उस दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत के बिहार जैसे राज्य में या देश के किसी भी राज्य में हम सदियों से गुलाम थे। मोहम्मद बिन कासिम
1000वीं सदी में भारत आया, अगर हम उससे भी पहले देख लें, शक कुषाणों के समय से, तो करीब करीब 800-900 साल से देश गुलाम था। भारत के लोगों में इस तरह का भय व्याप्त था कि वे गलत के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। गांधी ने वहां जाकर, गांव गांव घूमकर, खेत खेत जाकर ये अभय होने का वरदान बांटा। एक तरह से अभय होने की वैक्सीन उन्होंने हिंदुस्तान को दी। और उसके बाद अंग्रेज जिस तरह यहां से विदा होने के लिए, यहां से जाने के लिए आए, उस प्रक्रिया में कई और ऐसी घटनाएं हुई। भारत में एक कानून है, अब तक बना हुआ है, देशद्रोह का कानून, धारा 124A। हिंदुस्तान में जो शुरुआती मुकदमा दर्ज हुआ उनमें से महात्मा गांधी और तिलक सबसे पहले लोग थे जिनके खिलाफ देशद्रोह की इस धारा में, आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। अंग्रेजों ने बहुत पहले से बना रखा था इस कानून को, करीब 1860 में मेरे ख्याल से ये कानून बना था। फिर लॉर्ड मैकाले, जिसका हम लोग शिक्षा नीति के नाम पर नाम रटते रहते हैं, उसने इसका ड्राफ्ट अंतिम तौर पर तैयार किया था। और जब ये पहली बार मुकदमा देशद्रोह का गांधी पर चला, तो संयोग ये है कि आज मैं जिस भूमि पर बैठा हूं, साबरमती, वो मुकदमा भी यहीं चला था। और जब यंग इंडिया में उन्होंने लेख लिखे थे अंग्रेज सरकार के खिलाफ 3, उन लेखों को लेकर ये मुकदमा चला। ब्रिटिश जज ने उनसे पूछा, ये लेख आपने लिखे? उन्होंने कहा मैंने लिखे हैं। आप अपना अपराध स्वीकार करते हो? उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद महात्मा गांधी वो पहले ही व्यक्ति होंगे शायद जिन्होंने अंग्रेजों की अदालत में खड़े होकर अपना अपराध स्वीकार किया और जज से कहा मुझे सजा दीजिए आप। जज ने सिर झुकाकर अपना उन्हें सलाम किया। और महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में, जिस चंपारण में भी जब वे गिरफ्तार किए गए, वहां भी उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया। जज ने पहले कुछ ज्यादा लगाई, फिर 1 रुपए पर आ गया कि 1 रुपए तो जमानत के रूप में जमा कर दीजिए, जुर्माने के रूप में। उन्होंने कहा मैं ये भी जमा नहीं करूंगा। और अंततः जज ने उन्हें बिना किसी जमानत राशि के रिहा कर दिया। गांधी के अपने जीवन में जो बात अभी शायद नोआखोली की अवधेश ने कही, आप सोच सकते हैं कि चलते हुए एक ऐसे शहर में, एक ऐसे कस्बे में, जहां पर हिंसा का ऐसा तांडव हो रहा था कि जब गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने पैरों में चप्पलें पहनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति में शवों के ऊपर पैर रखकर नहीं जाया जाता, और इस नोआखोली को आप लोगों ने इतने लोगों की हत्या की है कि यहां मुझे ऐसा लगता है कि हर कदम पर एक शव दबा हुआ है। दंगाइयों ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए, कांच के टुकड़े तोड़कर डाल देते उनके रास्ते में। लेकिन गांधी अपने लहूलुहान पैरों से उस नोआखोली में धार्मिक विद्वेष में जलते हुए लोगों की आंच पर पानी डालने का काम करते रहे और अंत में उसमें सफल हुए। और ये एक घटना नहीं है। जब देश में आजादी के जश्न की तैयारी हो रही थी, पंडित नेहरू और पटेल ने कहा बापू आपको रहना है 15 अगस्त को दिल्ली में। बापू ने चिट्ठी लिखकर उन्हें इनकार कर दिया कि जिस वक्त देश जल रहा है, कलकत्ता में दंगे बहुत भयंकर भड़के हुए थे। गांधी 9 अगस्त को रवाना हो गए, पहले पटना गए, वहां से फिर कलकत्ता पहुंचे। और कलकत्ता में जब वे पहुंचे तो लोग उनके खिलाफ आवाजें लगा रहे थे, नारे लग रहे थे। और उस वक्त का जो बंगाल का जो सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री था, जो डायरेक्ट एक्शन, जो जिन्ना के आह्वान पर जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था, जिसमें भारी नरसंहार हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि वो सोहरावर्दी भी प्रकारांतर से, पर्दे के पीछे से उस डायरेक्ट एक्शन में हुए नरसंहार का नियंता था। वो इस पूरे नरसंहार में उसने कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि मुखिया था प्रदेश का वो। उसे गांधी जी ने बुलवाया अपने ठिकाने पर जहां वे रुके हुए थे। सोहरावर्दी से कहा कि अगर कलकत्ता को इस आग में से बचाना है तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पहले चिट्ठी भेजी सोहरावर्दी को, तो कलकत्ता का मेयर उसका जवाब लेकर आया कि सोहरावर्दी तैयार है आपके साथ चलने के लिए। और उस चलते हुए कलकत्ता में मोहनदास करमचंद गांधी उस सोहरावर्दी के साथ जीप पर बैठकर, मोटर पर बैठकर रवाना हुए, लोगों से हाथ जोड़ जोड़कर, लोगों को उपदेश देकर, प्रार्थना सभाएं करके, समझाइश दे करके
उन्होंने सोहरावर्दी के साथ पूरे कलकत्ता का दौरा किया और अंततः कलकत्ता के दंगों की आग बुझ गई। कलकत्ता के अखबारों ने दूसरे दिन लिखा, शायद वो तारीख 14 अगस्त थी, कि एक बाजीगर ने, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, कलकत्ता में आकर जादू दिखा दिया है और उस काले जादू से उन्होंने दंगों पर काबू पाया। और ये इतना ही नहीं हुआ, गांधी को मारने की वहां भी कोशिश की गई। वे जिस कोठी पर रुके हुए थे, दंगाइयों ने एक बार उस कोठी को घेर लिया, पुलिस तक लाचार हो गई, बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जा सका। गांधी के इस प्रयास के बाद जिस दिन गांधी जी ने शाम को प्रार्थना सभा बुलाई थी, उस दिन 20,000 लोग कलकत्ता की सड़कों से चलते हुए वहां तक, बेलिया घाट नामक जगह थी जहां गांधी जी रुके हुए थे, वहां पर 20,000 लोग भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाते हुए आए, गांधी जी के साथ प्रार्थना सभा की। और सबसे बड़ी बात, वो सोहरावर्दी जो डायरेक्ट एक्शन के नरसंहार का अप्रत्यक्ष आरोपी था, उसने नारे लगाए गांधी के साथ खड़े होकर कि मेरे साथ जय हिंद का नारा लगाइए, आज से हमारा देश हिंदुस्तान है। ये सोहरावर्दी का नारा था। ये गांधी का अभय का सिद्धांत था कि वे खुद अभय हुए और उन्होंने सोहरावर्दी को भी अभय किया और लोगों को अभय। यद्यपि सोहरावर्दी बाद में पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री हुए और बेरूत में उनकी मौत हुई एक विस्फोट में, लेकिन गांधी इस रास्ते से चलते हुए, हाँ एक घटना और इसी अहमदाबाद की, संयोग से मुझे चीजें याद आती जा रही हैं, जो गांधी का शुरुआती उपवास है। सत्याग्रह के प्रयोग वे दक्षिण अफ्रीका में कई कर चुके थे। सत्याग्रह नाम को निर्धारित करने में भी गांधी ने विमर्श किया था, कुछ और नाम पहले तय किए गए थे जिसमें उन्हें लगा कि नहीं इसमें आदेशात्मक चीज है, तब सत्याग्रह नाम तय किया था। प्लेग फैला हुआ था भारत में। प्लेग के समय अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने, के मालिकों ने मजदूरों को एक बोनस अलग से दिया था, प्लेग बोनस उसका नाम। प्लेग खत्म हो गया तो सेठों को लगा अब क्यों बोनस दिया जाए, बोनस बंद कर दिया। मजदूर हड़ताल पर चले गए। गांधी जी को खबर मिली तो गांधी जी इसी अहमदाबाद में मजदूरों के पक्ष में आंदोलन के लिए बैठे। लेकिन जिस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है कि जब आंदोलन चलना शुरू हुआ, आंदोलन लंबा चलने लगा, गांधी जी उपवास पर बैठे हुए थे। कुछ मजदूरों को, जैसा कि हमेशा होता है श्रमिक आंदोलनों में, मिल मालिकों ने, सेठों ने, अंबा भाई सारा भाई उस जो मिल मालिक थे उनमें से एक बहुत बड़े मालिक थे, उनकी बहन अनुसुईया सारा भाई गांधी जी के साथ थी इस आंदोलन में, यानी अपने भाई के खिलाफ आंदोलन में गांधी जी के साथ बैठती थी। लेकिन विडंबना ऐसी हुई कि मजदूर इस आंदोलन से टूटने लगे और काम पर जाने लगे। गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार यह प्रयोग किया कि जिनके पक्ष में आंदोलन करने आए थे उनके खिलाफ अनशन पर बैठ गए, मजदूरों के को समझाने के लिए कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने आया हूं और अगर तुम ही मिल मालिकों के साथ जाकर समझौता कर लोगे मांगे पूरी होने से पहले, तो फिर मैं ये आंदोलन क्यों कर रहा हूं। और अंततः जब गांधी जी ने अनशन किया तब वे मजदूर वापस आए और उनके साथ अनशन पर बैठे। निगोशिएशन हुआ, बहुत सारी बात हुई, मजदूर कुछ और मांग कर रहे थे कि इतने प्रतिशत बोनस मिलना चाहिए। अंततः गांधी जी ने शायद 20 या 22% बोनस की रकम तय की और वो रकम अंततः मजदूरों को मिली। तो उपवास का प्रयोग भी साबरमती में ही हुआ, संभवतः सबसे पहला। नीरज जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी। गोलमेज सम्मेलन की बात शायद अवधेश ने कही थी, मैं एक छोटा सा वाकया भी उसका साझा कर लेना चाहता हूं। और उससे पहले और भी पहले की घटना अफ्रीका की मुझे याद आ रही है कि जब पहली बार, अभी आपने पगड़ी का जिक्र किया था, किसी ने काठियावाड़ी पगड़ वो पहनते थे 5 मीटर का, नीरज जी ने कहा, तो वो अफ्रीका में भी अदालत में पहली बार वे गए और वो पगड़ी लगा के बैठ गए थे पीछे बेंच पर। जज ने कहा आप इसे पहनकर यहां नहीं बैठ सकते, तो आप या तो बाहर चले जाइए या पगड़ी उतार दीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, कोर्ट से बाहर चला जाऊंगा। वे कोर्ट से बाहर चले गए। दूसरे दिन के अखबारों में अफ्रीका के ये छपा कि इंडिया से एक वकील आया है, बैरिस्टर, इतनी बड़ी पगड़ी लगाता है और वो कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा था, इसलिए उसे कोर्ट से बाहर कर दिया गया। गांधी जी ने पत्र लिखा उस अखबार को, एक लेखनुमा,
और उसमें लिखा और समझाया अफ्रीका के लोगों को कि जैसे आपके यहाँ सम्मान में हैट उतारा जाता है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में सम्मान के लिए टोपी लगाई जाती है। खाली सिर किसी का स्वागत नहीं करते, घर का दरवाजा भी खोलते हैं तो पहले टोपी लगाते हैं, फिर अपना दरवाजा खोलते हैं कोई आगंतुक आए तब। वो गांधी जी की शुरुआती चिट्ठियां थी। उसके बाद अफ्रीका में उन्होंने अखबार में लगातार लेख लिखे, अपनी बात वहां भी लेखों के जरिए करते थे। और मैं पत्रकार हूं, इसलिए मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी विशुद्ध पत्रकार भी थे। अखबार निकाले उन्हें, आप जानते ही अफ्रीका में अखबार निकाला, यहाँ भी यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये उनके ही अखबार थे। जिस बात का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात, हाँ कपड़ों की बात हो रही थी। जब पहली बार गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी वहां गए इंग्लैंड, उन्हें प्रोटोकॉल ऑफिसर ने खबर दी और जो कार्ड छपा था उसमें नीचे ब्रिटिश एक प्रोटोकॉल है, बड़े टिकट्स वाले होते हैं ब्रिटिशर्स, और अब तो हिंदुस्तान में भी होता है, आर्मी की जो पार्टियां या कोई गेट टुगेदर होता है उसमें नीचे लिखा रहता है सेरेमोनियल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस। उसमें लिखा हुआ था कि आपको बाकायदा फॉर्मल ड्रेस में आना है, यानी सूट बूट में आना है। इंग्लैंड की महारानी और महाराज के साथ वो डिनर था। गांधी ने खबर की प्रोटोकॉल ऑफिसर के जरिए कि वे जैसे रहते वैसे ही आएंगे। इंग्लैंड की कड़कती सर्दी में वे घुटने से ऊपर की छोटी सी धोती, और शायद एक बार वे कभी दुशाला ओढ़े हैं कंबल जैसा। उन्होंने कहा मैं तो इसी ड्रेस में आऊंगा। जब ब्रिटिश अधिकारियों को खबर की गई तो वहां से जो इंडिया सेक्रेटरी वहां पे था उसने टेलीग्राम भेजा भारत और गवर्नर जनरल को, वाइसराय लॉर्ड इरविन को, कि मिस्टर गांधी औपचारिक वेशभूषा सूट बूट पहनने को तैयार नहीं है और अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से महारानी के उस वेस्टमिंस्टर महल में कोई अधूरे कपड़े पहनकर अधरंगा तो नहीं घुस सकता, क्या किया जाए। तो इंडिया सेक्रेटरी को लॉर्ड इरविन ने टेलीग्राम कराया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को अब दुनिया की कोई ताकत कहीं जाने से नहीं रोक सकती। वे जैसे जहां जाना चाहे उन्हें जाने दीजिए, अगर उन्हें वहां रोका गया तो मैं भारत में स्थिति नहीं संभाल पाऊंगा। ये वायसराय का टेलीग्राम से संदेश गया। और जब मोहनदास करमचंद गांधी वहां पहुंचे, आप सब जानते हैं कि उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं के साथ मुस्लिम लीग के नेता और बहुत सारे राजे रजवाड़े, बड़े बड़े पाग वाग पहनकर जाते थे, पटियाला नरेश, जयपुर नरेश, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते थे। सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, राजे रजवाड़े भी उसमें जाते थे भारतीय दल में। जब ये सजे धजे राजे महाराजे वहां खड़े हुए थे महारानी और महाराज के साथ, और मोहनदास करमचंद गांधी व अधनंगा फकीर जब वहां पहुंचा तो दीवान जर्मनी दास ने किताब लिखी है, वो शायद पटियाला या अमृतसर महाराज के दीवान थे। दीवान जर्मनी दास ने लिखा है कि जब मोहनदास करमचंद गांधी वहां आए तो ऐसा लगा जैसे कोई पैगंबर चला आ रहा है। ये उस वक्त की बात है, आप सोचिए, गांधी हत्या के बाद तो पैगंबर और ईसा और बुद्ध के समकक्ष माने ही गए हैं। वे उस वक्त भी अपनी मृत्यु से 10-15 साल पर 18 साल पहले, दीवान जर्मनी दास लिखता है कि जब उन्हें आते हुए देखा तो लगा कि कोई पैगंबर चला आ रहा है। ये निर्भय होने का चरम है कि हम और आप, मेरे शर्ट का एक बटन अभी खुला हुआ था जब ये हमारी बातचीत शुरू हुई, मेरे किसी साथी ने मुझे व्हाट्सएप पर कहा कि आपकी शर्ट के बटन खुला हुआ है, मैंने तुरंत उसे लगाया। हम आज 21वीं सदी में भी किसी कार्यक्रम में औपचारिक रूप से ही कायदे से बटन लगाकर बैठ रहे हैं, और वो मोहनदास करमचंद गांधी दुनिया की सर्वोच्च सत्ता के शिखर के राजप्रासाद में अधनंगा होकर शरीक होता है। इससे ज्यादा अभय निर्भय कौन हो सकता है। मानवता के इतिहास में ईसा के सूली पर चढ़ने, सुकरात के जहर खाने के अलावा गिने चुने और उदाहरण होंगे, शायद नहीं ही होंगे, जो गांधी के समकक्ष होते हों। इसीलिए जब देश आजाद हो गया उसके बाद इंग्लैंड में रॉयल ब्रिटिश सोसाइटी में एक कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि यहां बैठकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गांधी भारत के लोगों के लिए क्या है। गांधी की तुलना स्टालिन या चर्चिल से नहीं की जा सकती।
गांधी पैगंबर ईसा और बुद्ध के समान है भारत के लोगों के लिए। लेकिन आज इस शाम में इस दुर्भाग्य को दर्ज करना भी जरूरी है कि उसी गांधी को खारिज करने वाली ताकतें, खारिज करने वाले विचार समूह, संगठन हमारे ही देश में खड़े हुए हैं। हमें उनके खिलाफ आवाज उठाते रहना होगी। अवधेश ने कहा कि 2017-13 के बाद एक टाइमलाइन जैसी उन्होंने निर्धारित की और हम उसको 10 साल का करीब एक वक्फा मान लेते हैं। यद्यपि गांधी के चरित्र हनन की कोशिशें उनके जीते जी हो गई थी शुरू, उनकी हत्या के बाद भी हुई। उनकी हत्या करने वाले ही लोग थे जो तब उनका चरित्र हनन कर रहे थे और आज भी उनकी मृत्यु के आधी सदी बाद भी लगातार उनके बारे में विकृत गलत सूचनाएं और जानकारियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक के जरिए देश और दुनिया के सामने परोसते हैं। ऐसे ही समय में हमारी और आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि हम देश और दुनिया के सामने गांधी के बारे में फैलाए गए हर झूठ के खिलाफ आवाज उठाएं, लिखें, बोलें। ऐसे विमर्श प्रीति जी कर रहे हैं, ऐसे और सब लोग करें। ये बात दुनिया के सामने जानी चाहिए कि गांधी दुनिया का सबसे महानतम व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है और हमेशा रहेगा। शायद अशोक जी ने उदाहरण दिए थे डाक टिकट और मूर्तियों के। सचमुच दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर इतने डाक टिकट जारी हुए हों। दुनिया में और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी इतनी मूर्तियां दुनिया के इतने देशों में लगी हों। दुनिया का और कोई व्यक्ति नहीं है इतिहास में जिसकी प्रेरणा से, जिसके विचारों से भारत की आजादी के बाद दुनिया के तमाम देशों ने अपने स्वतंत्रता के आंदोलन, अपनी आजादी के संघर्ष को गांधी के रास्ते पर चलते हुए पाया। एक अकेले नेल्सन मंडेला से लेकर बराक ओबामा तक विश्व नायकों की लंबी फहरिस्त है जो आज भी गांधी को अपना नायक मानते हैं। दुनिया के तमाम देश गांधी के एहसानमंद हैं अपनी आजादी के लिए। तो इस दुर्भाग्य को भी मिटाना होगा कि 2 अक्टूबर के दिन कल अगर ट्विटर और सोशल मीडिया पर किसी और के नाम को अमर, किसी हत्यारे के नाम को अमर करने की बात आए तो आपको उससे ज्यादा लिखना होगा गांधी के बारे में। गांधी अजर अमर हैं, किसी के कीचड़ उछालने से उन पर कुछ नहीं होने वाला। मुझे आपने ये अपनी बात का अवसर दिया। अगर कुछ आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ और सवाल हो। मैं बहुत ही साधारण विद्यार्थी हूँ गांधी मार्ग का, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियां थी जिनसे मैंने सिर्फ इतना बताना चाहा कि आज भी वही दौर है फिर से जहां हम सबको अभय होना होगा, निर्भय होकर गलत के खिलाफ प्रतिवाद करना होगा, उसके प्रतिरोध के लिए खड़ा होना होगा, हर गलत के खिलाफ, चाहे वो सत्ता की ओर से हो, चाहे समाज की ओर से, चाहे किसी संगठन की ओर से। यही गांधी की शिक्षा हमारे और आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। धन्यवाद सर आपका भी। और निश्चित रूप से हम सबको अभय होना होगा। आपका जो वक्तव्य है उसके बाद तो निशब्द हूं मैं। और थोड़ा कई तरह की जानकारी आपने दी, मैं सबके चेहरे भी देख रही थी। सब लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे कि आप बोलते रहें और सब सुनते रहें उनको। नहीं, समय सीमा का भी मैंने ध्यान रखा। बिल्कुल 6:31 पे खत्म करती, 6:30 पे अपने को खत्म करना था जी। गांधी जी के बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी जाना जाए, कमी है। नहीं, अब मैं समझता हूँ कि कोई कुछ ऐसा जिज्ञासा अगर आपके मन में हो तो हम लोग कोशिश करते हैं, नीरज जी, अवधेश जी, अशोक सर, हम लोग कुछ सवाल अगर आ रहे हो कि देखिए गांधी जी के बारे में हम कितनी भी बात कर सकते